हाय एवरीवन, मैं रोहन यादव आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों को पता है कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पर समाज कार्य से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्रोवाइड करता हूं। और आज की जो मेरी क्लास है, ये क्लास है लखनऊ चिकित्सा समाज कार्य पर, जो एग्ज़ाम होने वाला है 2022 में। हालांकि जो एग्ज़ाम की डेट रखी जाएगी, ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि मार्च के लास्ट में या तो अप्रैल के फर्स्ट वीक में ये तय किया जाएगा कि एग्ज़ाम कब होगा। आगे अगर हम बात करते हैं तो आज का जो मेरा टॉपिक होगा, ये लखनऊ चिकित्सा समाज कार्य में थ्योरीज ऑफ सोशल वर्क पर मैंने आप लोगों से जो है लखनऊ चिकित्सा समाज कार्य पे समाज कार्य का कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ आप लोगों से। और समाज कार्य के लक्ष्य, प्रकृति, उद्देश्य, विशेषताओं पर भी चर्चा कर चुका हूँ आप सभी लोगों से। और कल ही मैंने आप लोगों से बात किया है समाज कार्य के सिद्धांत पर। तो आज का जो मेरा टॉपिक है ये थ्योरीज ऑफ सोशल वर्क है। ठीक है, ध्यान रखना है। अगर मैं यहाँ पर थ्योरीज ऑफ सोशल वर्क पर बात करूँ तो कहा जाता है कि समाज कार्य सिद्धांत सामान्य स्पष्टीकरण है जो वैज्ञानिक विधि के माध्यम से प्राप्त साक्ष्य प्राप्त समर्पित या समर्पित है। एक सिद्धांत मानव व्यवहार की व्याख्या कर सकता है, उदाहरण के लिए यह वर्णन करके कि मनुष्य कैसे बातचीत करता है या मनुष्य कुछ उत्तेजनाओं पर कैसे प्रतिक्रिया करता है। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं कि सिद्धांत दो होते हैं, एक होता है प्रिंसिपल्स मीन्स भी सिद्धांत, एक होता है थ्योरी मीन्स भी सिद्धांत। ठीक है, आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ थ्योरीज ऑफ सोशल वर्क पे। तो थ्योरीज ऑफ सोशल वर्क, जो इस थ्योरीज का मतलब होगा, इसका मतलब सिद्धांत है। तो इस सिद्धांत में हम आलोचना करते हैं, इस सिद्धांत को हम बदल सकते हैं। इस सिद्धांत में एक प्रकार से लचीलापन होता है, याद रखेंगे आप सभी लोग। लेकिन जो प्रिंसिपल वाला सिद्धांत होता है उसमें हम बदलाव नहीं कर सकते। जैसे अगर मैं बेस्टिक के सिद्धांत पर ही चर्चा करूं कि स्वीकृति का सिद्धांत होता है, गोपनीयता का सिद्धांत होता है, संचार का सिद्धांत होता है, आत्मनिर्णय का सिद्धांत होता है, तो इसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता है। लेकिन ये जो मैं थ्योरीज वाली पर बात कर रहा हूँ, इसमें चेंजेस हो सकते हैं, परिवर्तन भी हमें देखने को मिलता है। नीचे का जो पैराग्राफ है ये मॉडल से संबंधित है। तो जो समाज कार्य अभ्यास है वो मॉडल बनाते हैं, और सामाजिक कार्यकर्ता सिद्धांतों को कैसे लागू कर सकता है, वह अभ्यास मॉडल जो है सामाजिक कार्यकर्ताओं को अंतर्निहित सामाजिक कार्य सिद्धांत के आधार पर दूसरों की मदद करने का एक खाका प्रदान करता है। तो मॉडल के माध्यम से आता है। हालांकि मैं आज आप लोगों से बात नहीं करूंगा समाज कार्य अभ्यास में मॉडल कौन कौन से हैं, मैं केवल आज बात करूंगा कि समाज कार्य में सिद्धांत कौन कौन से हैं। हालांकि यूज जो सोशल वर्क में किए जाते हैं, कुल टोटल 6 सिद्धांत यूज किए जाते हैं। हालांकि कई एग्जामों में प्रश्न बनकर ये पूछे भी गए हैं। जैसे कि आपने नाम सुना होगा सिस्टम सिस्टम प्रिंसिपल के बारे, सॉरी सिस्टम थ्योरीज के बारे में, जिसको हम बोलते हैं एक प्रकार से प्रणाली सिद्धांत। ठीक है, तो सामान्य प्रणाली सिद्धांत अगर अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि ये कब लाया गया, तो आप सीधा सीधा कहना कि 1940 में ये जो सिस्टम थ्योरी है इसको लाई गई थी। तो आप ज़रूर कॉपी पेन लेकर बैठिएगा। और जब भी मैं कोई क्लास करवाता हूँ, जैसे अभी मैंने समाज कार्य की अवधारणा करवा चुका, तो उसे आप एक अलग पेज पर लिखे कि मैंने क्या क्या डन कर लिया सोशल वर्क में। ठीक है, तो समाज कार्य का कॉन्सेप्ट डन हो गया है, समाज कार्य का जो सिद्धांत है वो भी डन हो चुका है। आज हम पढ़ रहे हैं थ्योरी के बारे में, उस थ्योरी को भी हम आज क्या करेंगे, डन कर देंगे। तो 1940 में एक नाम आता है जो विज्ञानी, उनका नाम है लुडविन वॉन बार्टालेफी। तो ध्यान रखिएगा, ये नाम कभी कभी एग्जाम में पूछता है। सिस्टम प्रणाली यानी सामान्य प्रणाली सिद्धांत, ठीक है, किसके द्वारा दिया गया है, तो लुडविन वॉन बार्टालेफी का नाम आता है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, इनके काम में उत्पन्न हुआ था। इन्होंने शुरू में जीवन या जीवित प्रणालियों के अध्ययन के लिए एक नया दृष्टिकोण खोजने की कोशिश की थी। ठीक है, तो आप यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, जो सिस्टम प्रणाली थी वो बेसिकली एक नया दृष्टिकोण का मतलब एक नया समस्या का समाधान खोजने का तरीका निकालना था यहाँ पर वॉन वार्टालाम्फी। ठीक है, तो इनका पूरा नाम है, अगर हम बात करते हैं तो लुडविन वॉन वार्टालाम्फी। ठीक है, ये इनका पूरा नाम है, इन्हीं के द्वारा ये दिया गया था। तो इनका काम यही था कि भाई जो समस्याएं हैं उसके संबंध में क्या करना है, हमें संसाधन को ढूंढना है।
इसीलिए इसको दिया गया था और 1940 में ये चीज़ें लाई गई थी। आगे अगर हम बात करते हैं तो जटिल प्रणालियों के संदर्भ में मानव व्यवहार का वर्णन करता है और इस विचार पर आधारित है कि एक प्रभावी प्रणाली में रहने वालों की व्यक्तिगत ज़रूरतें, पुरस्कार, उपेक्षाएं या अपेक्षाएं और विशेषताओं पर आधारित है। इस सिद्धांत के अनुसार परिवार, जोड़े और संगठन के सदस्य सीधे किसी समस्या को हल में शामिल होते हैं। कहने का मतलब अगर किसी कोई समस्या है तो सीधा एक प्रकार से इस समस्या का हल ढूंढने की कोशिश की जाती है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा सिस्टम थ्योरी के बारे में, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट रहेगा आप लोगों के लिए। आगे बढ़ते हैं और एक और हम पैराग्राफ लेते हैं, उसके बारे में भी थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं कि इसमें क्या चीज़ें देखने को मिलती है। और तो सामान्य स्थिति में समाज कार्य पद्धति को समझने में सामान्य प्रणाली सिद्धांत के योगदान पर विचार किया जाता है कि सामान्य प्रणाली सिद्धांत एक खाता यह दर्शाता है कि मानव प्रणाली अन्य प्रणालियों में कैसे भिन्न होती है, एक बड़ी निरंतरता में अपना स्थान लेती है ना। हालांकि मैं आपको बता दूं कि मैं दो फ़ोन चला रहा हूं, एक फ़ोन में रिकॉर्डिंग कर रहा हूं तो इसलिए यहाँ पर नहीं लिख रहा हूं, ठीक है। और जो रिकॉर्डेड वाला फ़ोन है उस पर मैं आप लोगों का जो है स्क्रॉल कर भी रहा हूँ उस पर, ठीक है, उस पर पेन भी चला रहा हूँ। आगे अगर हम बात करते हैं तो समाज कार्य के सिद्धांत में निहितार्थ 4 स्तरों के विशेष संदर्भ के साथ यहाँ पे जांचा गया है, ठीक है। मैं आप सबसे बता दूं, आप सभी लोग ध्यान रखना कि जो सिस्टम थ्योरी है ये 1940 में आई है, ठीक है। लुडविन के द्वारा ये दिया गया है, ठीक है, बार्टा लैम्फी द्वारा। ये ध्यान रखना। तीसरी बात इसमें ये ध्यान रखना, ये आप लोग जो एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये किससे संबंधित है। तो अगर कोई व्यक्तिगत समस्या में है तो उसकी समस्या के लिए एक नया संसाधन या समस्या का समाधान की प्रक्रिया को ढूंढना जो है सिस्टम थ्योरी कहलाती है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान, इसी में अगर मैं आपसे बात करूं तो व्यक्ति का मूल्यांकन भी इसी में होता है, व्यक्ति का अध्ययन भी इसी में होता है, व्यक्ति का डायग्नोसिस की प्रक्रिया भी इसी में की जाती है सिस्टम थ्योरी में। बस इतनी चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ चीज़ें और भी आप लोगों को मिल सकती हैं, जैसे आप देख सकते हैं मैंने इस पे भी चर्चा कर चुका हूँ, है ना। और आगे आपको मिलता है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। ये जो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत है, ये थ्योरी ऑफ सोशल लर्निंग इसको कहा जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट है ना। अगर हम बात करें तो सोशल लर्निंग भी एक प्रकार का इम्पोर्टेंट है और ये अधिगम का सिद्धांत अल्बर्ट बेंडूरा ने दिया था और ये कनाडा के निवासी थे अल्बर्ट बेंडूरा, जो अधिगम का सामाजिक सिद्धांत में ये जाने गए थे। तो उनके जो सिद्धांत थे उनके कई नाम रखे गए थे। इसी जो सिद्धांत को मैं बात कर रहा हूँ सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, इसके कई नाम थे। जैसे अगर मैं सपोज आप लोगों से बात करूं तो आप लोग अगर नोट करना है तो नोट कर लिए, एग्जाम में पूछ लिया है। एक तो ये सीधे सीधा आता है कि सामाजिक अधिगम किसने दिया है, तो आप सीधा कह देते हो कि अल्बर्ट बेंडूरा ने दिया है। या तो आपसे ये पूछ ले कि अप्रत्यक्ष अधिगम किसने दिया है, तो सीधा सीधा आप लोग कहेंगे अप्रत्यक्ष, ठीक है। इनडायरेक्ट लर्निंग किसने दिया है, तो आप यही कह सकते हो कि अल्बर्ट बेंडूरा ने दिया है। अप्रत्यक्ष का मतलब जानते हैं, जो लोग अगर मैं आपसे बात करूं, जो लोग यूट्यूब पर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं वो अप्रत्यक्ष अधिगम कहलाता है, ठीक है। जैसे आप अगर यूट्यूब से मुझसे पढ़ रहे हैं तो वह आपके लिए अप्रत्यक्ष ग्रहण है या अप्रत्यक्ष अधिगम है। तो इस तरीके की शिक्षा के बारे में या सीखने के बारे में अल्बर्ट बेंडूरा ने बताया था। अगर हम बात करते हैं अल्बर्ट बेंडूरा का, इसी सामाजिक अधिगम के सिद्धांत को ही कहा गया अनुकरण का अधिगम। अब अनुकरण का मतलब होता है इमिटेशन करना। आप ये तो यह कह लीजिए धारणात्मक अधिगम। अनुकरण को अगर अनुकरण लिख कर ना आए, अगर आपको धारणात्मक अधिगम आता है तो भी बात एक ही होती है। तो धारणात्मक अधिगम और अनुकरण का अधिगम, जिसको हम नकल करना बताते हैं, ये भी अधिगम के सिद्धांत में ही अल्बर्ट बेंडूरा ने इसका नाम दिया था, ठीक है। तो इसका मतलब होता है नकल करना, कॉपी करना। आगे अगर हम बात करते हैं इसी सामाजिक अधिगम के सिद्धांत को ही, तो आदर्श आधारित
आदर्श आधारित अधिगम भी बोला जाता है, प्रतिरूपित अधिगम भी बोला जाता है, और मॉडलिंग अधिगम भी इसी को कहा जाता है। तो देखिए कितने नाम यहाँ पे आ रहे हैं। अगर मॉडलिंग अधिगम का नाम आता है तब भी आप कहेंगे अल्बर्ट बेंडूरा, अगर प्रतिरूपी अधिगम का नाम आएगा तब भी आप लगाएंगे नाम अल्बर्ट बेंडूरा, यदि आदर्श आधारित अधिगम पूछेगा तब भी आप नाम लगाएंगे अल्बर्ट बेंडूरा का ही। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सीटेट और यूपी टेट में एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, अवलोकनात्मक अधिगम किसने दिया है? तो अवलोकनात्मक अधिगम जो है सामाजिक अधिगम सिद्धांत को ही कहा जाता है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। इसमें अगर हम बात करें तो देख कर सीखना या प्रेक्षणात्मक अधिगम या अवलोकनात्मक अधिगम का दोनों का अर्थ एक ही होता है, देख कर सीखना। तो इस तरीके का जो थ्योरी दिया है लर्निंग में अगर हम बात करते हैं तो अल्बर्ट बेंडूरा। तो ये सोशल वर्क में थ्योरीज हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, सोशल वर्क की थ्योरीज हैं ये अल्बर्ट बेंडूरा की। आगे अगर हम बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसका प्रतिपादन किया गया था अल्बर्ट बेंडूरा द्वारा, और इसके अनुसार व्यक्ति अवलोकन, नकल, आदर्श व्यवहार के प्रतिमान के माध्यम से एक दूसरे से सीखते हैं। आदर्श अभी मैंने आपको बताया भी है, आदर्श बनना, ठीक है। तो आदर्श बनने की जो एक्टिविटीज मैं बात कर रहा हूँ आप लोगों से, तो वो एक प्रकार से आदर्श आधारित अधिगम है, ठीक है। मॉडलिंग देख कर करना, देख कर सीखना, तो ये एक प्रकार का आपका क्या है, मॉडलिंग अधिगम है, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ मैं आप लोगों को एक लाइन में एक चीज़ बताना चाहूँगा, आप लोग ध्यान रखना कि अल्बर्ट बेंडूरा का जो सिद्धांत है यह एक सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत है, यह एक संज्ञानात्मक सिद्धांत है। उन्हें आधुनिक संज्ञानात्मक आंदोलन का जनक कहा जाता है। अल्बर्ट बेंडूरा को ही आधुनिक संज्ञानात्मक आंदोलन का जनक कहा जाता है, आप लोग इसे भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। बेंडूरा का अधिगम का जो सिद्धांत है सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। कारण यही है कि उसका सिद्धांत मानता है कि ना सीखना भी सीखना होता है, इसलिए ये सर्वश्रेष्ठ है। अधिगम के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, सामाजिक अधिगम के सिद्धांत के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो ध्यान रखिए इनका मीनिंग निकलता है भाई कि ना सीखना भी सीखना होता है, ये भी एक प्रकार का सिद्धांत बताता है। कई बार हम जिससे सीखना चाहते हैं आदर्श कहलाता है, और या उससे प्रत्यक्ष ना सीख कर आप प्रत्यक्ष सीख लेते हैं तो यह अप्रत्यक्ष अधिगम तो कहलाता ही है, ठीक है। तो याद रखिएगा यहाँ पर हम लोग आदर्श यानी मॉडल को देखकर अवलोकन करके उसका अनुकरण करते हैं या नकल करके सीखते हैं। यहाँ तक कि जो सीखता है, जो अधिगमी है, वह आदर्श, आदर्श का मतलब मॉडल, दोनों ही समाज में आते हैं, इसलिए इसे सामाजिक अधिगम कहा जाता है। ना सीखना भी सीखना है, ये स्टेटमेंट किसने कहा है? अगर आपसे कोई पूछ ले तो आप कह देना कि अल्बर्ट बेंडूरा का नाम आता है, ठीक है। बेंडूरा ने अपने सिद्धांत को प्रतिपादन करने के लिए प्रसिद्ध एक बोबो, और या अगर हम बात करें आप लोगों से, या एक बोबो डॉल या एक गुड़िया, ठीक है, कब प्रयोग किया था? एक मिनट थोड़ा सा होल्ड रखिएगा आप लोगों से कि यहाँ जो है सामाजिक अधिगम के सिद्धांत में अल्बर्ट बेंडूरा ने बोबो डॉल, आप ध्यान रखेंगे बोबो डॉल पर इसने प्रयोग किया था, जिसमें बालकों के 3 समूह में शामिल किया गया था। अभी यहाँ पे मैं थोड़ा सा आप लोगों से चर्चा कर रहा हूँ, अभी आपको लिखा हुआ सारी चीज़ें मिलेगी। बेंडूरा के जो सिद्धांत थे वो कुछ इस तरीके से प्रदर्शित हुए थे, जैसे अगर मैं आपसे कहूँ आप आदर्श, देखिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इसको 3 तरीके से 3-4 तरीके से इन्होंने प्रदर्शित किया था। एक था इन्होंने आदर्श, ये थोड़ा सा हालांकि मिलेगा अभी नोट्स में। एक था आदर्श, एक था अवलोकन, ठीक है, एक था अवलोकन, 4 टाइप में होंगे, ठीक है ना। और एक आपका था धारणा, धारणा का मतलब आप लिख सकते हैं ऑब्लिक करके अनुकरण, ठीक है। और एक आपका था प्रेरक, ये 4 टाइप में जो है बताए गए थे। इस आदर्श का मतलब अगर हम बात करते हैं बेंडूरा के सिद्धांत को, इसी तरीके से इन्होंने 4, ये जो आप बता रहा हूँ ये 4 पॉइंट, इसी पे आधारित है बेंडूरा का सिद्धांत। आदर्श में अगर हम बात करते हैं, जैसे गुरु होते हैं, शिक्षक होते हैं, कोच होता है ना। हम यहाँ तक कि अगर बात करते हैं तो आसाराम, ठीक है, आसाराम को भी अगर कोई वो चीज़ें हैं, आसाराम बापू का नाम सुना होगा, उनका भी एक प्रकार से आदर्श के ही अंतर्गत रखेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग आदर्श में गुरु, शिक्षक, कोच, क्रिकेटर,
क्रिकेट का कोच है ना, उसको जो है हम क्या कर सकते हैं, एक आदर्श बना सकते हैं और बनाते भी हैं। अवलोकन की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कि व्यवहार करते देखना, अवलोकन का मतलब व्यवहार करते देखना, मतलब मान लीजिए आपने सत्संग और प्रवचन सुनते हैं और उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं, तो वो आदर्श, आदर्श किसको फॉलो बना रहा है, तो आसाराम का सत्संग सुना आपने, प्रवचन सुना आपने। या आपको अगर मैं कहूं टीवी पर आपने देखा भाई क्रिकेट देखा, कोच को किस तरीके से भूमिका रही, यूट्यूब पे आपने गुरु को देखा, शिक्षक को देखा, ठीक उसी तरीके से आपने भी सारी चीजें जो है धारण करना शुरू कर दिया। ठीक है, आपने जो है अवलोकन करके उसी तरीके से जब धारण करने लगते हैं किसी व्यवहार को, तो वह अनुकरण कहलाने लगता है कि आपने कॉपी करना शुरू कर दिया, तो वह एक प्रकार का धारण का रूप बन जाता है। तो यदि शिक्षा को जीवन में उतारना धारणा होती है, अनुकरण होता है, तो व्यवहार की धारणा करना। ठीक है, और उसके बाद प्रेरक होता है। और प्रेरक दो होते हैं, एक होता है सबलीकरण, एक होता है निर्बलीकरण। जो सबलीकरण होता है वो व्यवहार को जारी रखता है, और जो निर्बलीकरण होता है वो भूल जाना होता है या गायब कर जाना होता है। ठीक है, तो इस पे जो है बेसिकली अल्बर्ट बेंडूरा के ये 4 ऐसे पॉइंट्स थे जो बहुत इंपॉर्टेंट थे आप लोगों के लिए। ठीक है, आगे अगर हम बात करते हैं, अल्बर्ट बेंडूरा ने बाद में अपने सिद्धांत को थोड़ा परिवर्तित भी कर दिया। तो जब परिवर्तित किया तो उस समय इन जो 4 नाम थे वो नाम में बदलाव आए। अब 4 पॉइंट क्या हुआ, फिर एक हुआ अवधान, अवधान का मतलब था अटेंशन। ठीक है, उसके बाद एक नाम रखा धारणा। ठीक है, धारणा मतलब वही नकल, उसके व्यवहार की धारणा करना है ना। और उसके बाद एक था पुनरुत्पादन, जिसको आप बोलते रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो यानी पहले किसी ने इस व्यवहार को किया होगा, अब वह हम पुनरुत्पादन कर रहे हैं। ठीक है, और एक था आपका प्रेरक ही। तो आप देख सकते हैं कि यहां पे अटेंशन, ठीक है, और पुनर जो उत्पादन है, ये 2 चीजें जो है बदलाव किया था, बाकी धारणा भी उसमें थी। ठीक है, और उसमें प्रेरक भी था। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। आगे हम बढ़ते हैं, देखिए क्या लिखा हुआ है। तो सामाजिक अधिगम के सिद्धांत में व्यवहारवाद और संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत जो है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर स्क्रीन थोड़ा सा मैं एक मिनट स्क्रॉल कर देता हूँ, आप देख लीजिए। यहाँ पर फिर कहता है कि अल्बर्ट बेंडूरा ने जो है संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत के बीच में एक योजक कड़ी कहा, क्योंकि इस सिद्धांत में ध्यान, स्मृति, प्रेरणा तीनों समायोजित थे। अल्बर्ट बेंडूरा ने पहली बार अगर हम बात करते हैं तो मानव व्यवहार संज्ञानवादी या संज्ञानवादी कहते हैं, इसीलिए जो है अल्बर्ट बेंडूरा को ही मानव व्यवहार संज्ञानवादी भी कहा जाता है। तो मानव व्यवहार का संज्ञानवादी किसे कहा जाता है, अल्बर्ट बेंडूरा को। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बेंडूरा ने एक बालक पर बेबी डॉल का प्रयोग किया था, और बेंडूरा ने एक बालक को 3 तरह की मूवी दिखाई थी। कितनी तरह की मूवी दिखाई थी, तो 3 तरह की मूवी को दिखाया था। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। और उसके बाद प्रथम मूवी जो था सामाजिक मूल्य पर था, सोशल वैल्यू पे आधारित था, जिसे देखकर बालक बेबी डॉल के साथ सामाजिक व्यवहार दर्शाता था। ये पहली टाइप की मूवी थी। दूसरी टाइप में मूवी जब दिखाया गया अल्बर्ट बेंडूरा में, तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर भी आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। इसमें कहा गया कि इस मूवी में प्रेम पर आधारित था, स्नेह पर आधारित था, जिसे देखकर बालक डॉल से स्नेह करता था और उसे सहलाता था। तो ये दूसरी टाइप की मूवी थी। और एक मूवी थी यहाँ पर, तीसरी मूवी जो हिंसात्मक मूवी थी, मतलब एक वायलेंट मूवी थी जो दृश्य युक्त थी, जिसे देखकर बालक गुड़िया की गर्दन को तोड़ देता था। तो यानी 3 टाइप की मूवी रही, आप जैसा कि देख सकते हैं। पहले में सामाजिक व्यवहार कर रहा था, दूसरे में जो है उसे स्नेह कर रहा था, तीसरे में वह जो है एक वायलेंट बिहेवियर कर रहा था। ठीक है, तो 3 तरीके की यहाँ पर जो है मूवी उस बालक को दिखाया गया। यहाँ पे मैं इसको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये समाज में यूज करने हैं आपको। सोशल लर्निंग में अगर मैं आपसे बात करूँ तो इसको आपको यूज करना पड़ेगा। ठीक है, कैसे यूज करना पड़ेगा मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर आप देखिए जरा निष्कर्ष। अब इस निष्कर्ष से आपको पता चलेगा कि इस प्रयोग के आधार पर बेंडूरा ने यह निष्कर्ष निकाला कि छोटे बच्चों को यह नहीं पता होता है कि उनको क्या सीखना है, क्या नहीं सीखना चाहिए। इसीलिए बच्चों के सामने हमेशा आदर्श व्यवहार के प्रतिमान यानी आइडियल मॉडल को प्रस्तुत करना चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ पर यह हुआ कि सोशल वर्क में
आप लोगों को क्या करना है, बच्चों के सामने हमेशा पॉजिटिव बिहेवियर करनी है, दिखाना है आपको, आदर्श बिहेवियर यानी आइडियल मॉडल आपको प्रस्तुत करना है। क्योंकि बच्चे जो होते हैं जैसा देखते हैं वैसा करते हैं, बच्चे जैसा देखते हैं वैसा ही करते हैं। तो इसलिए अल्बर्ट बैंडुरा यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। अल्बर्ट बैंडुरा कई बार यूजीसी के एग्जाम में भी पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, आगे अगर हम बात करते हैं तो अल्बर्ट बैंडुरा ने, मैंने अभी आपको बताया है 4 उपाय बताए थे, आप देख सकते हैं, ध्यान था, अवधारणा थी, और उसके बाद पुनः प्रस्तुतिकरण जिसको मैं कह रहा था रिप्रोडक्शन जिसको पुनर्उत्पादन के नाम ले रहा था, पुनर्बलन जिसको मैं बोल रहा था प्रेरक। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रख सकते हैं, यहाँ पे ये 4 उपाय हैं जो इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, ये ध्यान रखना है ज़रूरी आप लोगों को, है ना। फिर यहाँ पे समझाया भी गया है कि ध्यान किसे कहते हैं, अटेंशन किसको कहा जाता है। तो देख सकते हैं आपकी अधिगम विषय वस्तु जिसको सीखना है, जिसको सीखना है को आकर्षक तथा प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत करना अवधान कहलाता है। वो क्या कहलाता है, अवधान कहलाता है, अटेंशन कहलाता है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद अवधारणा है जिसको धारण करना, ये एक प्रकार से नकल करना। तो यानी अधिगम के लिए प्रस्तुत किए गए विषय वस्तु को कितना सीखा है, ठीक है, कितना सीखा है, इस चीज़ को अगर हम बात करते हैं तो वह आपका क्या कहलाता है, धारणा कहलाती है या आपका अवधारणा कहलाती है। रिप्रोडक्शन के अगर बारे में बात करें तो ये पुनर्प्रस्तुतिकरण के हम नाम देते हैं, या कभी कभी हम लोग इसको कहते हैं पुनर्उत्पादन। तो उस वस्तु का अधिगम को कम प्रभावशाली हो तो अधिगम की विषय वस्तु को पुनः प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक है, और इसमें अगर आप ध्यान रखना है आप सभी लोगों को कि जैसे छात्र किसी विषय वस्तु को कम सीख पाता है तो उसे पुनः दोहराया जा सकता है। यही कारण है कि यह जो है पुनः प्रस्तुतिकरण को भी रिप्रेजेंट किया गया है। उसके बाद आपका है एक प्रकार से यहाँ पे पुनर्बलन या प्रेरक आप कह सकते हैं, रेनफोर्समेंट कहा जाता है। कहीं कहीं इसको जो है रिहेबिलिटेशन का नाम भी दिया जाता है, पुनर्वास का भी नाम दिया जाता है। तो आप ध्यान रखना कि किसी वस्तु को पुनः प्रस्तुतिकरण के बाद यानी पश्चात यदि बालक अधिगम की प्रतिपुष्टि कर दे तो यह प्रतिपुष्टि पुनर्बलन के रूप में आ जाती है। तो इस पे 2 तरीके बनते हैं, एक सबलीकरण जहां पर व्यवहार जारी रखा है, एक निर्बलीकरण जहां पे गायब हो जाना या भूल जाना बताया जा रहा है। ठीक है, तो इसको आप लोगों को ध्यान रखना है। बैंडुरा के कुछ भिन्न कारक है, जैसे मैंने शुरुआत में आपको 4 बताए थे। पहले शुरुआत में आदर्श था, अवलोकन था, ठीक है, फिर धारणा थी, फिर प्रेरक था। बाद में ये तो बदला गया है अवधान, अवधारणा, पुनरुत्पादन और प्रेरक। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बैंडुरा के इस सामाजिक अधिगम के कुछ कारक हैं, जैसे आप देख सकते हैं, अभिप्रेरणा है जिसको हम कहते हैं मोटिवेशन, स्वनियंत्रण है, स्वविवेक है, स्वनिर्णय है, स्वानुक्रिया है। इस चीज़ को आप लोगों को ध्यान रखना होगा। ये कुछ कारक के रूप में आपको देखने को मिल जाते हैं। कौन सा कारक है अल्बर्ट बैंडुरा का, ये इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप लोगों को ध्यान रखना होगा। अब इसको शिक्षा में कैसे प्रयोग में लाओगे, एजुकेशन में कैसे प्रयोग लाओगे, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एक बार म्यूट हो जाइए, ठीक है, एक बार म्यूट हो जाइएगा आप सभी लोग। अगर हम बात करते हैं सामाजिक अधिगमवाद का शैक्षिक शिक्षा में महत्व को लेकर, तो बच्चों के व्यक्तित्व विकास में सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत सामाजिक अधिगमवाद होता है अल्बर्ट बैंडुरा का। उसके बाद यदि बच्चों के सामने अच्छे गुण वाले व्यवहार प्रदर्शित किया जाता है तो उसे बालक में वांछित गुणों का प्रयोग किया जाता है। या सामाजिक अधिगम का आधार इमिटेशन यानी अनुकरण होता है, और बच्चों के सामने आदर्श मॉडल प्रस्तुत करना चाहिए, और बच्चों के सामने बुरे व्यवहार और अनैतिक व्यवहार से बचना चाहिए। तो ये भी एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। ये जो बनते हैं प्रश्न अप्लाइड बनते हैं। कैसे प्रश्न बनते हैं, अप्लाइड यानी कॉन्सेप्चुअल बनते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग को ध्यान रखना है। तो यहाँ पर मैंने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत जो है समाप्त कर दिया। अब मैं इसमें एक और बात बता दूं, सामाजिक अधिगम के सिद्धांत में जो नाम है अल्बर्ट बैंडुरा का, इनकी 3 किताबें थीं। उन किताबों का अगर आप नाम नोट करना चाहते हैं तो अल्बर्ट बैंडुरा की 3 किताबें भी नोट कर सकते हैं। ठीक है, एक किताब का नाम था अल्बर्ट बैंडुरा का साइकोलॉजिकल मॉडलिंग, आप नोट कर सकते हैं, साइकोलॉजिकल मॉडलिंग। और जो दूसरी किताब थी उनकी द सोशल लर्निंग थ्योरी, द सोशल लर्निंग थ्योरी इनकी दूसरी किताब थी। और जो तीसरी किताब थी इनकी वो थी सोशल लर्निंग इन साइंस। ये भी याद रखना आप लोग याद रखना, सोशल
लर्निंग इन साइंस, ये 3 किताब थी अल्बर्ट बैंडुरा का जो इम्पोर्टेंट थी आप सभी के लिए। ठीक है, आगे अगर हम बात करते हैं, यहाँ से भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। इरिक इरिक्शन को लेकर मनोसामाजिक सिद्धांत के बारे में इरिक इरिक्शन ने बात किया है। सन 1963 में एक किताब लिखा था इसने, द चाइल्डहुड एंड सोसाइटी करके, मनोसामाजिक का विकास का सिद्धांत उसी किताब में इन्होंने दिया था। तो इरिक इरिक्शन थ्योरी जो थी वो व्यक्ति के जीवन में कुछ कार्यों को निर्धारित होते हैं जिसे वह विभिन्न अवस्थाओं में पूर्ण करने का प्रयास करता है। ठीक है, और प्रत्येक अवस्था में व्यक्ति को सकारात्मक और नकारात्मक विकल्प के बीच में संघर्ष करना पड़ता है। तो उसी संघर्ष को कहा जाता है विकासात्मक संकट या डेवलपमेंटल क्राइसिस। तो अगर एग्जाम में आप लोगों से प्रश्न आ जाए कि डेवलपमेंटल या डेवलपमेंट क्राइसिस किसने दिया है, किस सिद्धांत में बात की गई है, तो आप कहना कि मनोसामाजिक सिद्धांत में बात की गई है और इरिक इरिक्शन के द्वारा ये दिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा, इसका नाम इंपॉर्टेंट है, ये जर्मनी के रहने वाले हैं इरिक इरिक्शन। ठीक है, इन्होंने कुल टोटल अगर हम बात करें इरिक इरिक्शन के बारे में तो 8 सिद्धांतों पर चर्चा किया है, 8 अवस्थाओं पर चर्चा किया है। सिद्धांत ना कहकर आप अवस्था बोले तो सबसे अच्छा रहेगा। 8 आयु भी इनको कहा जाता है, मानव की 8 आयु होती है, इस तरीके का भी इन्होंने शब्द का प्रयोग किया है। जीवन अवधि का विकास के सिद्धांत के बारे में बात करते हैं, मानव के व्यवहार का अध्ययन करते हैं। पूरा जीवन विकास के 8 चरणों से होकर ही गुजरता है और इसी थ्योरी को ही कहा गया है एसआर थ्योरी भी। तो एसआर स्टिमुलस रिस्पॉन्स के बारे में अगर हम बात करते हैं थ्योरी को लेकर तो कभी कभी इसका नाम दिया जाता है मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत को ही। इरिक इरिक्शन का मानना था कि प्रत्येक अवस्था में 2 विरोधी विशेषताएं होती हैं, हर अवस्था में 2 विरोधी विशेषताएं देखने को मिलती है। ऐसी बात अगर कोई कहता है तो इरिक इरिक्शन कहते हैं अपने मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत में, समस्या के व्यक्ति जितनी सफलता के साथ समाधान करता है उसका उतना ही अधिक विकास होता है। अगर मान लीजिए समस्या का व्यक्ति, जितने समस्या में व्यक्ति है, ठीक है, याद रखिएगा, समस्या का व्यक्ति जितनी सफलता के साथ समाधान करेगा उसका उतना ही अधिक विकास होगा। इस चीज की बात अगर कोई करता है तो एरिक इरिक्शन करते हैं, ऐसा कोटेशन इन्होंने लिखा है। हम बात कर लेते हैं थोड़ी बहुत पॉइंट्स के बारे में। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, पहली पॉइंट है कि मनोविकास सिद्धांत के प्रवर्तक इरिक इरिक्शन का नाम आता है। दूसरा है इरिक इरिक्शन ने 9 फ्रायडवादी मनोविज्ञान माने जाते हैं, ये भी आप लोग को ध्यान रखना है, 9 फ्रायडवादी मनोविज्ञान माने जाते हैं और वे फ्रायड के सिद्धांत का काफ़ी सीमा तक, ठीक है, काफ़ी है सीमा तक समर्थन करते हैं, लेकिन इन्होंने फ्रायड की तरह कामुकता को महत्वपूर्ण नहीं बताया है। ठीक है, इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे अगर हम बात करते हैं इसी सिद्धांत में तो व्यक्तिगत यानी पर्सनल के बारे में भी बात करते हैं, सामवेगिक के बारे में बात करते हैं, सांस्कृतिक के बारे में बात करते हैं, सामाजिक विकास के बारे में बात करते हैं। इरिक इरिक्शन मनोसामाजिक सिद्धांत कहा जाता है और इस सिद्धांत में कुछ मनोवैज्ञानिकों ने जीवन अवधि विकास के सिद्धांत भी बोला है। तो याद रखिएगा, कुछ मनोवैज्ञानिकों ने क्या बोला, इसको जीवन अवधि विकास का सिद्धांत इसी को कहा है। और ये सिद्धांत जब आए थी चाइल्डहुड एंड सोसाइटी की किताब सन 1963 में आया था और उसी समय जो है मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत बताया था। इस चीज़ को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। समझ में आ रहा है, एक बार बताइए। जी सर। ज़्यादा तेज तो नहीं चल रहा हूँ ना? नहीं सर। चलो ठीक है, अच्छे से आप लोग इसको अध्ययन करते चलिए। आगे अगर हम बात करते हैं तो एरिक इरिक्शन के 8 अवस्था में से पहली अवस्था जो थी विश्वास बनाम अविश्वास थी, जिसको इन्फेंसी अवस्था भी कहा जाता है, शैशवा अवस्था भी कहा जाता है। इसकी आयु जन्म से लेकर 18 माह या 17 वर्ष, 17 वर्ष नहीं होगा, 18 माह होगा। ठीक है, 18 माह करिए तो 18 से 17 माह के बीच में, यानी कभी कहीं लिखा हुआ मिलता है 2 वर्ष भी। ठीक है, 2 वर्ष भी मिलता है, तो इसमें आप कंफ्यूज ना हो, ये बेसिकली जो भी होगा ये 2 वर्ष से नीचे या 2 वर्ष के आसपास ही आएगा। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं इस अवस्था में, जीवन का ये प्रथम अवस्था है और इस अवस्था में शिशु विश्वास करना सीखता है। अगर आप उसका सही तरीके से ख्याल नहीं रख पाते हैं तो अविश्वास की भावना पैदा हो जाती है बच्चे के अंदर और बालक मुख्य रूप से अपनी माँ
और अपने परिवार के प्रति विश्वास रखता है। सुरक्षा की भावना का विकास होता है। शिशु के पालन में प्यार और विश्वास के माहौल में होने पर उसमें विश्वास की भावना उत्पन्न हो जाती है। इसके अभाव में अविश्वास की भावना उत्पन्न हो जाती है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखना है। सफलतापूर्वक अगर ये अवस्था बीत जाती है तो इस अवस्था में एक आशा की भावना विकसित हो जाती है। तो कभी कभी एग्ज़ाम में पूछता है कि आशा की भावना कौन सी अवस्था में एरिक एरिक्सन को विकसित होती है, तो आप बताना। पहली अवस्था जो थी विश्वास बनाम अविश्वास, जिसको हम लोग बोलते हैं शैशव अवस्था, जिसको इन्फेंसी कहते हैं, जो जन्म से लेकर 2 वर्ष भी आता है, 18 माह भी आता है, देखने को मिल जाता है, वही आपका ऑप्शन सही माना जाएगा। दूसरी अवस्था के बारे में अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो स्वतंत्रता बनाम लज्जाशीलता आप कह लीजिए, या इसे शक कह लीजिए, या इसका एक और नाम है आत्मनिर्भरता बनाम लज्जा। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। और इसमें अगर हम बात करते हैं तो प्रारंभिक बाल्यावस्था में ये होता है, इसको अर्ली चाइल्डहुड कहा जाता है, प्रारंभिक बाल्यावस्था को ही। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो आप ध्यान रखिएगा, ऑटोनॉमी वर्सेस सेम या डाउट आप कह सकते हो। और इस अवस्था में अगर मैं बात करूं, इसकी जो आयु होती है, यहाँ पे देखिए एज आप गलत यहाँ पर लिखा हुआ है, आप इसको करेक्ट भी करते चलिएगा सभी लोग। ठीक है, नहीं 17 माह से लिखना चाहिए था, इसे वर्ष लिखा है एक्चुअली में। ठीक है, तो वर्ष नहीं होगा, ये अगर माह हो जाए तो ये करेक्ट हो जाएगा। तो 17 माह से लेकर 3 वर्ष अगर यहाँ पे लिखा रहेगा तो ये सही हो जाएगा, या 2 वर्ष से लेकर 3 वर्ष लिखा रहेगा तो भी ये सही हो जाएगा। इस अवस्था में 2-3 बातें हैं, जैसे आस्था का विश्वास का अभाव जो है, आस्था का विश्वास का भाव विकसित कर लेता है बालक। शील गुण का विकास हो जाता है इस अवस्था में। स्वतंत्र रूप से बाह्य वातावरण में अन्वेषण का मतलब होता है खोज करना प्रारंभ कर लेता है। जब माता पिता अत्यंत छोटा समझकर कार्य ना करने देते हैं तो शर्म या सही ढंग से निर्देशन ना दे या ना हो पाने पर बच्चे में लज्जाशीलता या संदेह पैदा हो जाता है, तो अपने शरीर पर नियंत्रण रखना सीख नहीं पाते हैं ऐसी कंडीशन पर। तो मैं आपसे बताऊंगा कि अगर बच्चा स्वतंत्र तरीके से कोई काम कर लेता है तो अच्छी बात है, और जैसे ही पेरेंट्स कहते हैं कि नहीं तुम नहीं कर पाओगे, लाओ मैं कर देती हूँ या मैं कर देता हूँ, तो ऐसे में बच्चे के अंदर जो होता है लज्जाशीलता की भावना आ जाती है, शर्म की भावना आ जाती है, संदेह की भावना आ जाती है। और जब ये इस अवस्था में बालक सही तरीके से सफलतापूर्वक ये अवस्था में सभी कार्य को कर लेता है, तो एक भय का विकास और इच्छा शक्ति का विकास इसी अवस्था में देखने को मिलता है। तो अगर एग्जाम में प्रश्न पूछे कि भय का विकास और इच्छा शक्ति का विकास किस अवस्था में होता है, तो एरिक एरिक्सन का, तो आप बताना दूसरी अवस्था में देखने को ये मिलता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था आप लोगों का। आगे अगर हम बात करते हैं एरिक एरिक्सन में जो है तीसरी अवस्था के बारे में, ये पहल शक्ति बनाम दोषिता के बारे में बात हो रही है। और पहल शक्ति बनाम दोषिता की जो आयु होती है, कहीं कहीं आपको 4 से लेकर 6 वर्ष लिखा होता है, तो कहीं कहीं 3 से लेकर 5 वर्ष भी लिखा होता है। दोनों सही हैं। ठीक है, यहाँ पर दोनों सही हैं। तो ये 3 से लेकर 5 वर्ष की अवस्था, और ये जो होती है ये प्ले एज में होता है, खेल की अवस्था में होता है। इसके कई नाम है, पहल शक्ति कह लो, या उपक्रम कह लो, या पहल कह लो। वर्सेस मतलब बनाम अपराध कह लो, या बोध कर लो, या आप इसे दोष बोध कह दो, या आप इसे दोषिता कह दो। ठीक है, बात एक ही होती है यहाँ पर। तो याद रखिएगा, पहल शक्ति बनाम दोषिता के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो इस अवस्था में बालक अधिक सशक्त ढंग से कार्यों में पहल करता है। सामाजिक दुनिया उसे सक्रियता एवं पहल शक्ति दिखलाने के लिए एक तरह की चुनौती प्रदान करती है। और इस उम्र में बच्चों का उसके शरीर और उसके व्यवहार, उनके खिलौने और उनके पालतू पशुओं के बारे में ध्यान देने को कहा जाता है। यदि गैर जिम्मेदार है और उसे बार बार व्यग्र किया जा रहा है या उसे एक प्रकार से परेशान किया जा रहा है, तो उसके अंदर जो है अपराध बोध उत्पन्न हो जाता है। नए नए सृजन करना सीखता है। सृजन करने का मतलब, अगर 3 से लेकर 5 वर्ष की आयु में अगर बालक है तो खिलौने को तोड़ता है और बनाता भी है। तो इससे क्या करता है, नए नए सृजन करना सीखता है, आत्मविश्वास इसमें बढ़ता है, जागृत होता है, जिज्ञासा की प्रवृत्ति का विकास होता है, आत्मविश्वास भी इसमें बढ़ जाता है। वही काम अगर आप उसमें जो है इसको रोकते हैं तो उसमें आत्मविश्वास की कमी भी देखने को मिल जाती है। दबाव देने और रोकने पर भी अपराध बोध विकसित होने लगता है, और बालक के
शाब्दिक और शारीरिक दंड दिया जाता है तो उसके अंदर दोषिता उत्पन्न हो जाती है। तभी इसी अवस्था को ही अगर सफलतापूर्वक बच्चा कर लेता है तो उस पर उद्देश्य की भावना विकसित हो जाती है। ये भी स्टेज जो है इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उद्देश्य की भावना इसमें विकसित होता है। नंबर अगर 4 की बात अगर हम करते हैं यहाँ पर, तो नंबर 4 जो आपके सामने है वो आपका आता है परिश्रम बनाम हीनता, आप कह लीजिए, या इसे आप कह लीजिए कि जो है उद्यम या उद्यमिता बनाम हीन भावना, ठीक है, या हीनता कह लीजिए, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए। और ये अवस्था जो होती है, अगर हम बात करें, इसको कहा जाता है यौवना आरंभ। क्या बोला जाता है? यौवना आरंभ बोला जाता है, या इसको कह लो स्कूल स्टेज कह लो, या यौवना आरंभ कर लो, बात दोनों एक ही होता है। इसमें बालक के नए ज्ञान और कौशल का विकास होता है, परिश्रम पूर्वक कार्य करता है, मौलिक कार्यों को बौद्धिक सामाजिक कार्यों में प्रवीण होता है, मित्र मंडली द्वारा ये स्वीकृति मित्र जो है मित्र वगैरह बनाना शुरू कर यहाँ पे स्टार्ट कर देता है, और वहीं से स्वीकृति और आत्मविश्वास भी बढ़ता है। असफलता की अनुभूति भी होती है, सफल ना होने पर जो है निकृष्टता का भाव आ जाता है, उत्पन्न हो जाता है। तो एक प्रकार से यहाँ पे हीनता का भी भाव धीरे धीरे जो है धीरे धीरे आने लगता है। और इसी अगर हम बात करते हैं इसी अनुभव में, ठीक है, अगर इसी नए अनुभव में संपर्क में आता है जैसे जैसे, तो मध्य और अंत तक पहुंच जाता है, तब बौद्धिक विकास या बौद्धिक कौशल या ज्ञान को हासिल कर लेता है, और इसी को हासिल करने की दिशा में मोड़ देता है। तो बाल्यावस्था का अंतिम चरण जो होता है वो कल्पनाशीलता से भरा होता है, और इसी आयु में बालक के अंदर हीन भावना भी आने लगती है, अपने आप को अयोग्य और असमर्थ समझने लगता है। और इस तरीके का जो भाव विकसित होता है वो किस स्टेज में होता है? परिश्रम बनाम हीनता में होता है। तो ये 4 अवस्था आपकी यहाँ पर क्लियर हो गई हैं। आगे हम बढ़ते हैं 5वें अवस्था में, और ये 5वां अवस्था जो है, इसकी अवस्था को कहा गया है अहम पहचान बनाम भूमिका भ्रांति। और आप लोग ध्यान रखिएगा, इसकी जो आयु होती है 12 से लेकर 18 वर्ष होती है। इसको कहा जाता है किशोरा अवस्था, या एडोलसेंस आप भी इसको कह सकते हैं। ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इस अवस्था में अगर मैं आप लोगों से बात करूं एडोलसेंस में, तो इसमें स्वयं पहचान बनाने के लिए, ध्यान रखिएगा, स्वयं पहचान बनाने के लिए किशोर को विभिन्न भूमिका को संभावित या सम्मिलित करने के लिए आवश्यकता होती है। ऐसा ना करने पर भूमिका भ्रम उत्पन्न हो जाता है। यानी आपको बता दूं कि ये एक प्रकार की जो है ईगो आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन की बात करता है। अहम पहचान बनाम पहचान भ्रांति या भूमिका संभ्रांति कहा जाता है। विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछता है बच्चा, और किससे संबंधित जीवन कहाँ जा रहा है। किशोरों में बहुत सारी नई भूमिकाएं होती हैं, वयस्क स्थिति का सामना करने लगते हैं, एक ही भूमिका में विभिन्न भागों का पता लगाते हैं, सकारात्मक रास्ते पर पता लगाने लगते हैं, मौका ना मिलने पर पहचान भ्रांति की स्थिति आ जाती है। यदि सामाजिक कार्य सकारात्मक ना हो तो पहचान भ्रांति आ जाती है। इसमें विशिष्ट और सामाजिक रूप से स्वीकृति व्यक्ति के रूप में यदि बदलता है तो वह अस्पष्ट भाव हो तो वहाँ पे भूमिका संभ्रांति आ जाती है। और इसी अवस्था में यदि बालक सही तरीके से कार्य करता है तो कर्तव्य निष्ठा और निष्ठा की जो भूमिका होती है वो धीरे धीरे यहाँ पर विकास होने लगती है। लास्ट एक 6ठे नंबर पर है आपका घनिष्ठता बनाम अलगाव की बात करता है, और यानी आप कह सकते हो अंतर्गता या आत्मीयता बनाम अलगाव या विलगन। ये जो आयु होती है इसकी एज के बारे में अगर हम बात करते हैं 6ठे की, तो 20 से 30 कहीं पर लिखा मिलता है, ठीक है, कहीं आपको मिलता है 18 से 35 भी, कहीं आपको मिलता है 18 से 35 भी। इसको अर्ली एडल्टहुड कहा जाता है। जैसे मैंने ऊपर को बताया एडोलसेंस कहा जाता है किशोरावस्था, ठीक इसको जो बोला जाता है अर्ली एडल्टहुड कहा जाता है। युवा जो व्यक्ति है दूसरे से घनिष्ठ संबंध बनाने का प्रयास करता है, ऐसा ना कर पाने पर वह सामाजिक और संवेगात्मक दृष्टि से अलग थलग पड़ जाता है या अलग अलग रह जाता है। तो दूसरों में आत्मीय संबंध स्थापित करने लगता है, स्वयं को खोजने लगता है, स्वयं को किसी व्यक्ति में खोजता है। यदि ऐसा ना हो पाता है तो अलगाव की भावना उत्पन्न हो जाती है, एकाकीपन की भावना आ जाती है, अकेलापन की भावना आने लगती है, अलगाव की भावना आने लगती है, अंतर्गता की जो है भावना
आने लगती है। इस अवस्था में सफलतापूर्वक अगर कर लेता है तो स्नेह और प्रेम की संज्ञा दी जाती है। इसी अवस्था में प्रेम और स्नेह की संज्ञा जो है इसी छठे स्टेज में दी जाती है। अब बात करेंगे सातवें अवस्था के बारे में। मैं यहाँ पर 8 अवस्थाओं के बारे में आप लोगों से चर्चा कर रहा हूँ। तो सातवां जो स्टेज है ये आपका सातवां स्टेज को कहा जाता है सृजनात्मक अवस्था बोली जाती है इसको, या आप कह लीजिए उत्पादन, यह आप कह लीजिए कि उत्पादकता या जननात्मक या उत्पादनशीलता कह लीजिए, वर्सेस स्थिरता या गतिरोध या मंदता कह लीजिए, या स्थिरता कह लीजिए। इसी अवस्था को बोला जाता है। इसके कई नाम हैं जो पीडीएफ में आप लोगों ने देखा भी होगा। और इस अवस्था में के बारे में अगर हम बात करें तो जननात्मक का अर्थ होता है कि अपनी अगली पीढ़ी के साथ साथ सामाजिक कल्याण के लिए सोचना। जब जननात्मक चिंता उत्पन्न नहीं होती है तो स्थिरता का खतरा बढ़ जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। और अगर मैं बात करूं कि ये जो है किस अवस्था में होता है तो ये जो है एडल्टहुड में होता है, मिडिल एडल्टहुड में होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखेंगे। और इसी में प्रौढ़ के दौरान व्यक्ति अगर युवा व्यक्तियों को सहयोग देने पर या निर्देश देने में सक्रिय ढंग से भूमिका निभाता है तो ऐसा ना करने पर उसके विश्वास में गतिरोध होने लगता है। और गतिरोध जो बताता है वह एक प्रकार की मंदता की बात करता है। किसकी बात करता है? मंदता की बात करता है। और इसमें भविष्योन्मुखता की कमी होती है। अपने से पूरे समाज भविष्य की पीढ़ी पर ध्यान देने की बात करने लगते हैं। और इस अवस्था में मनोसामाजिक शक्ति उत्पन्न होती है, यानी देखभाल और आत्मकेंद्रित की संज्ञा दी जाती है इस अवस्था में। और ये लास्ट स्टेज है जिसको बोला जाता है अहम संपूर्णता वर्सेस निराशा कह लीजिए, या नैराश्य कह लीजिए, या आप संपूर्णता बनाम हताशा कह लीजिए। इसकी जो आयु होती है 65+ होती है। इसमें अगर हम बात करें तो इसमें पूछा जाता है कि जीवन के अंतिम वर्षों में व्यक्ति अपने आप से प्रश्न पूछता है कि उसके जीवन का कुछ महत्व रहा है। यदि उत्तर हाँ में है तो उसमें आत्मनिष्ठा का भाव उत्पन्न होता है। यदि उत्तर नहीं है तो वहाँ पर निराशा का भाव उत्पन्न होता है। तो संपूर्णता का भाव एवं जीवन के मूल संतुष्टि, यथार्थता और निराशा की अनुभूति होने लगती है। तो इसी को कहा जाता है अहम संपूर्णता बनाम निराशा। ठीक है, तो ये टोटल थी 8 अवस्थाओं के बारे में जो एरिक एरिक्सन ने दिया है। यहाँ अगर हम बात करते हैं तो प्रश्न बन सकता है, पूछता है कि बुद्धि की संज्ञा दी जाती है कौन सी अवस्था में। प्रश्न ऐसे बनेगा और आपके सामने 4 ऑप्शन होगा कि विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादक में, फिर एरिक एरिक्सन के अनुसार मनोसामाजिक विकास के कुल कितने चरणों में। यहाँ से प्रश्न बन सकता है इस टाइप से कि शारीरिक संवेगात्मक से संबंधित मांसपेशियों को नियंत्रित करने और व्यायाम करने के लिए संज्ञानात्मक और मांसपेशी विकास करता है। सीखने की प्रक्रिया में संदेह का कारण बनता है डैश। तो ये 3-4 टाइप के इस तरीके से आप लोगों से एग्जाम में प्रश्न देखने को मिल जाता है। ठीक है, और बुद्धि की संज्ञा जो दी जाती है कौन सी अवस्था में दी जाती है तो उत्तर, याद रखिएगा आप लोग, यहाँ पर उत्तर प्रौढ़ावस्था में दी जाती है। जो लास्ट की अवस्था है उत्तर प्रौढ़ावस्था, जिसको हम कहते हैं अहम संपूर्णता वर्सेस निराशा या हताशा का नाम देते हैं। तो ये थे सोशल वर्क की थ्योरीज। मैंने 3 सोशल वर्क की थ्योरीज के बारे में चर्चा कर चुका हूँ। एक था सिस्टम थ्योरीज के बारे में, अभी भी मैंने आपसे बात किया 1940 के बारे में। फिर उसके बाद मैंने आप लोगों से बात किया अल्बर्ट बैंडूरा के बारे में जो कि सामाजिक अधिगम का सिद्धांत था। और फिर अभी भी मैंने आप लोगों से बात किया है एरिक एरिक्सन के बारे में, जो इन्होंने 8 चरणों के बारे में बताया है। इन 8 चरणों के बारे में मैं आप लोगों से बता चुका हूँ। आगे अगर हम बात करते हैं तो साइकोडायनेमिक एक थ्योरी है, इसके बारे में अगर हम बात करते हैं साइकोडायनेमिक थ्योरी के बारे में तो आप देख सकते हैं मनोविज्ञान के रूप में इसको जाना जाता है। और इसमें नाम आता है सिगमंड फ्रायड का। सिगमंड फ्रायड का नाम आता है, सबसे अहम भूमिका सिगमंड फ्रायड का होता है। तो मैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताएंगे और इसके संबंध में बहुत लोग भी ये शामिल किए गए हैं। ऐसी बात नहीं कि केवल सिगमंड फ्रायड ही हैं, और भी लोग हैं, लेकिन सिगमंड फ्रायड का जो नाम है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो आप देख लीजिए कि सिगमंड फ्रायड ने 1880 और 1930 के दशक के बीच में लेख के सिद्धांतों का एक संग्रह विकसित किया था जिसे मनोविज्ञान के लिए मनोदैहिक दृष्टिकोण का आधार बनाया गया था। ठीक है, तो ये था साइकोडायनेमिक या आप कह लीजिए कि मनोगत्यात्मक थ्योरी या मनोगत्यात्मक सिद्धांत का नाम आप यहाँ पर दे सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है
कि साइकोडायनेमिक या मनोगत्यात्मक को शुरू में कार्ल जुंग ने किया था। आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे स्क्रीन पर लिखा भी है, कार्ल जुंग, अल्फ्रेड एडलर और मेलानी क्लेन के द्वारा ये विकसित किया गया था। और 1940 के दशक के मध्य में और 1950 के दशक में मनोगतिकीय सिद्धांत को सामान्य अनुप्रयोग अच्छी तरह से स्थापित हो चुका था। और उस समय जो आए थे उनका नाम था सिगमंड फ्रायड। ये लोग शामिल थे, ठीक है, याद रखना अल्फ्रेड और कार्ल जुंग और मेलानी क्लेन का नाम, ठीक है। बाकी अगर भूमिका पूछेगा तो सिगमंड फ्रायड का ही आप लोग नाम लगाएंगे, सिगमंड फ्रायड का ही नाम, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। और इसके देखिए कुछ लक्ष्य भी यहाँ पर नीचे जो है मेंशन किए गए हैं, ठीक है। अगर हम लक्ष्यों के बारे में बात करें तो देख सकते हैं इसका लक्ष्य क्या है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि उसकी भावनाओं को स्वीकार करे। समय के साथ ग्राहक का मतलब होता है क्लाइंट या सेवार्थी अपनी भावनाओं में पैटर्न को पहचानना शुरू कर सके और उन्हें जो है संबोधित कर सके और जिससे बेहतर विकल्प बन सके, ठीक है। तो ये एक साइकोडायनेमिक की जो है या साइकोडायनेमिक थ्योरी जो है वो स्टूडेंट के लिए यहाँ पे लागू होती है। पैटर्न पहचाने और क्लाइंट केवल अपनी भावनाओं से अधिक पैटर्न को देखना शुरू कर सके, लेकिन उसके व्यवहार और रिश्ते भी, या यदि ग्राहक अपने जीवन में नकारात्मक पैटर्न के बारे में जानता है तो इसे चिकित्सा उन्हें या समझने में मदद कर सके। तो इस तरीके के जो है साइको डायनेमिक जो थ्योरी है इसका प्रयोग में लाया जाता है, ठीक है। तो जो नकारात्मक पैटर्न है, जो अवांछनीय व्यवहार है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, पहचानने के लिए जो है साइको या सोशल या आप कह सकते हो डायनेमिक या मनोगतिक सिद्धांत को हम प्रयोग में लाते हैं, ठीक है। और ये सिगमंड फ्रायड के द्वारा दिया गया था, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखेंगे। आगे अगर हम बात करते हैं तो इसको लागू कैसे किया जाता है, जैसा कि आप लोग नीचे देख भी सकते हैं यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लागू किस तरीके से इसको किया जाता है। मनोवैज्ञानिक सिद्धांत में कार्य करने को किस तरीके से सोशल वर्कर इसको लागू करेगा। सामाजिक कार्यकर्ता अपने ग्राहक को साइकोडायनेमिक सिद्धांत की मौलिक मान्यताओं को लागू करने में लाभ उठा सके। हर क्लाइंट के व्यवहार का, ठीक है, हर क्लाइंट के व्यवहार का एक कारण है, यह रैंडम या वैल्यूम में नहीं रहा है और उसके व्यवहार की संभावना आंशिक रूप से ज़्यादातर बेहोश प्रतिक्रिया में जवाब में। तो क्लाइंट एहसास नहीं कर सकता है एक निश्चित तरीका क्यों व्यवहार कर रहा है। तो ऐसी कंडीशन पे बारे में अगर हम बात करते हैं तो सोशल वर्कर जो है यहाँ पर इसका यूज करता है, ठीक है। तो सोशल वर्कर यहाँ पर क्या करता है, इसको यूज करता है, जो है मनोसामाजिक या गत्यात्मक आप कह लीजिए सिद्धांत, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखेंगे। आगे अगर हम बात करते हैं गत्यात्मक विकास का जो क्रम होता है, ये भी कभी कभी एग्जाम में प्रश्न बन जाता है कि 1 माह में बालक क्या कर सकता है, तो अपने सिर को उठा सकता है। 4 माह में सहारे के साथ खड़ा हो सकता है या बैठ सकता है। 6 माह में अगर बिना सहारे के बैठ सकता है। 8 माह में बालक जो है अपने घुटनों के बल चलने लगता है। 10 माह में सहारे के साथ खड़ा हो सकता है। तो ये एक पैटर्न है जिसको आप मील का पत्थर के नाम से जानते हैं, ठीक है। मील के पत्थर के नाम से आप इसको जानते हैं, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पर जॉर्ज होमस का एक सिद्धांत आया था, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट था। ये भी एक सिद्धांत है जो सामाजिक विनिमय या लेन देन का सिद्धांत कहा जाता है। तो एक समाजशास्त्री ने जॉर्ज होमस द्वारा इसको विकसित किया गया और यह अगर हम बात करें पहली बार जब इसको विकसित किया गया था वह वर्ष था 1958 और इसके निबंध लिखा था सोशल बिहेवियर अस जो है एक्सचेंज में दिखाया गया है। तो इसकी किताब थी सोशल बिहेवियर अस एक्सचेंज, ठीक है। इसी किताब में जो है सामाजिक विनिमय का सिद्धांत जो है जॉर्ज होमस ने बताया है, ठीक है। इस चीज़ को आप सभी लोग ध्यान में रखेंगे।